नमस्ते जी। और आज की इस पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो दिल पर हथौड़े की तरह लगती है। दूध का दाम। इसका शीर्षक ही अपने आप में एक सवाल है ना? क्या माँ के दूध की कोई कीमत हो सकती है? और अगर समाज उसकी कीमत लगाता भी है तो वो कीमत क्या होती है? बिल्कुल। हमारे हाथ में स्रोत के तौर पर खुद ये कहानी है और हमारा मकसद है इसके हर एक पहलू को कुरेदना, इसके किरदारों की मजबूरी और समाज के पाखंड को समझना। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक जश्न से। हाँ। गांव के जमींदार बाबू महेशनाथ के घर 3 बेटियों के बाद आखिरकार एक बेटा पैदा हुआ है। लेकिन इस खुशी के साथ ही जैसा होता है एक समस्या भी खड़ी हो गई है। हाँ, समस्या ये कि जमींदार की पत्नी को दूध नहीं हो रहा है। और वो जमाना सोचिए, पढ़े लिखे जमींदार होने के बावजूद महेशनाथ के पास महंगी नर्स या लेडी डॉक्टर बुलाने के पैसे नहीं हैं। तो समाधान के लिए नजर जाती है उसी पुरानी व्यवस्था पर, जिसे वो मन ही मन बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। गांव की बंगिन भूंगी को बुलाया जाता है। और भूंगी का आना भी अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। उसका पति गूदड़ शर्त हार चुका है। अच्छा। हाँ, उसे यकीन था कि बेटी होगी, पर भूंगी को उसको पूरा भरोसा था कि जमींदार के घर बेटा ही होगा। मतलब वो इस मौके को एक उम्मीद की तरह देख रही थी। बिल्कुल। और वो आती है अपने 3 महीने के भूखे बच्चे मंगल को अपने पति के भरोसे छोड़कर। और यहीं से प्रेमचंद उस सामाजिक सौदे की नींव रखते हैं जो उस कहानी का केंद्र है। हाँ, एक तरफ जमींदार का बेटा सुरेश है जिसे माँ का दूध नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ भंगिन का बेटा मंगल है जिसकी माँ के पास दूध तो है पर वो उसे पिला नहीं सकती। तो एक तरह से एक सौदा था, है ना? भूंगी का दूध तब तक पवित्र और जरूरी था जब तक जमींदार के बेटे को उसकी जरूरत थी। बिल्कुल। प्रेमचंद यही दिखा रहे हैं कि समाज में पवित्रता और अपवित्रता का विचार भी जरूरत के हिसाब से कैसे बदलता है। और ये सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस घर में भूंगी का राज चलता है। उसे सुबह हरीरा, दोपहर में पूड़ियां, हलवा, घी सब मिलता है। मालकिन उसे 5 बीघे जमीन और सोने के कंगन का वादा करती हैं। उसका रुतबा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन जब जमींदार महेशनाथ कहते हैं कि भंगी कभी आदमी नहीं बन सकते, तो वो पलटकर जवाब देती है। हाँ, वो तो कमाल का है। क्या कहती है वो? वो कहती है, मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाएगा? और जमींदार उसकी इस गुस्ताखी पर गुस्सा होने के बजाय हंस देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक उलटफेर है। ये एक अस्थायी उलटफेर है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। अस्थायी क्यों? क्योंकि भूंगी की हैसियत उसकी जाति की वजह से नहीं, बल्कि उसके दूध की यूटिलिटी यानी उपयोगिता की वजह से है। जिस पल ये उपयोगिता खत्म होगी, उसकी हैसियत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। समाज ने उसे सम्मान नहीं दिया है, बस उसकी जरूरत को अस्थायी तौर पर स्वीकार कर लिया है। और ये अस्थायी दौर ज्यादा लंबा नहीं चलता। साल भर में ही जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो समाज को अचानक अपना धर्म याद आ जाता है। हाँ, मोटेराम शास्त्री जैसे लोग आपत्ति करते हैं कि लड़के ने भंगिन का दूध पिया है, अब प्रायश्चित होना चाहिए। यहाँ प्रेमचंद समाज के दोहरे चरित्र पर सबसे तीखा वार करते हैं। महेशनाथ, जो खुद भी इसी समाज का हिस्सा हैं, इस पाखंड पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, वारे आपका धर्म कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। ये लाइन तो पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। लेकिन शास्त्री जी के पास भी इसका जवाब तैयार है। वो जो तर्क देते हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं कि ये आपधर्म था, मतलब आपातकाल का धर्म। और उनका तर्क सुनिए, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। बाप रे, इसका तो सीधा मतलब यह है कि नैतिकता और धर्म वो सब सुविधा के हिसाब से बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप अमीर और शक्तिशाली हैं तो आपके लिए नियम अलग हैं। प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल अक्सर गरीबों और दलितों का शोषण करने के लिए एक हथियार के तौर पे किया जाता है। जरूरत थी तो भूंगी का दूध अमृत था, जरूरत खत्म हुई तो वो अछूत हो गया। तो प्रायश्चित तो नहीं होता, लेकिन भूंगी को कुछ साड़ियां और कंगन देकर, मतलब एक तरह से सेटलमेंट करके घर से निकाल दिया जाता है। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। लेकिन उस घर से उसका नाता पूरी तरह नहीं टूटा, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से जुड़ा रहा है ना। हाँ, यही तो विडंबना है। कुछ साल बाद उसी जमींदार के घर का परनाला साफ करते हुए सांप के काटने से भूंगी की मौत हो जाती है। वो उसी घर की सेवा करते हुए मरती है जिसने उसे दूध पिलाने के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया था। और इससे पहले प्लेग में उसके पति गूदड़ की भी मौत हो चुकी होती है। मतलब
अब उनका बेटा मंगल पूरी तरह अनाथ हो जाता है। पूरी तरह? ये तो कल्पना से भी परे है। जिस बच्चे की माँ ने जमींदार के वंश को बचाया, आज वो बच्चा उसी के दरवाजे पर जुठन के लिए मोहताज है। ये कृतज्ञता की इंतहा है। और यहीं से कहानी का फोकस दूध का दाम चुकाने वाली पीढ़ी से उस दाम को वसूल करने वाली पीढ़ी पे शिफ्ट हो जाता है। मंगल? हाँ, मंगल अब जमींदार के दरवाजे पर पड़ा रहता है। उसे मिट्टी के कटोरे में ऊपर से जूठन फेंक दी जाती है। और उसका अकेला साथी एक कुत्ता है, टॉमी। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत मार्मिक तुलना करते हैं। टॉमी को शायद दूसरे कुत्ते मारते पीटते थे, इसलिए वो मंगल की शरण में आ गया है। और मंगल को इंसान मारते पीटते हैं, इसलिए वो टॉमी में अपना साथी ढूंढता है। दोनों ही अपने अपने समाज के सताए हुए हैं। कहानी में मंगल के टूटे फूटे घर का जिक्र भी बार बार आता है। क्या ये सिर्फ उसकी गरीबी का प्रतीक है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? ये बहुत गहरा प्रतीक है। वो घर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि मंगल की पहचान, उसके परिवार, उसकी जड़ों का आखिरी अवशेष है। अच्छा। कहानी में बताया गया है कि कैसे पहले साल छप्पर गिरता है, फिर दीवारें गिरती हैं। जैसे जैसे वो दीवारें गिर रही हैं, वैसे वैसे समाज में मंगल की अपनी पहचान भी खत्म होती जा रही है। वो बस एक भंगी का लड़का बनकर रह गया है, जिसकी कोई अपनी जमीन, कोई अपना घर नहीं है। और समाज उसे ये बात बार बार याद दिलाता है। कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलता, जिस टाट पर वो सोता है वो भी अछूत है। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब एक दिन जमींदार का बेटा सुरेश और उसके दोस्त मंगल को अपने खेल में शामिल करने का फैसला करते हैं। शामिल करना शायद सही शब्द नहीं है। हाँ, सही कहा। वो उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। खेल है घोड़ा घोड़ा, और मंगल को घोड़ा बनाया जाता है। और यहीं पर मंगल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सहता आया है, पहली बार विद्रोह करता है। वो एक बहुत मासूम लेकिन गहरा सवाल पूछता है। क्या? वो पूछता है, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? इस एक सवाल में सालों का दबा हुआ दर्द और अपमान है। वो बराबरी मांग रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं खेल का हिस्सा हूं तो मुझे भी खेलने का हक है, सिर्फ इस्तेमाल होने का नहीं। बिल्कुल। और जब लड़के उस पर हंसते हैं कि तू भंगी है, तुझे कौन पीठ पर बिठाएगा, तो वो उस रिश्ते की दुहाई देता है जिसे सब भूल चुके हैं। वो कहता है, तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है, जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा ना बनूंगा। वो अपना दूध का हक मांग रहा है। वो उस रिश्ते का वास्ता दे रहा है जो खून के रिश्ते से भी बड़ा माना जाता है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसे जबरदस्ती घोड़ा बनाया जाता है। सुरेश, जिसे उसकी माँ ने पाला था, उसकी पीठ पर चढ़ता है। और फिर मंगल वो करता है जो अनसोचा था। वो सुरेश को गिरा देता है। ये कोई हिंसक हरकत नहीं थी, वो बस धीरे से अपनी पीठ से कोड़ लेता है। लेकिन नतीजा विस्फोटक होता है। विस्फोटक। सुरेश रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और एक भयानक झूठ बोलता है। वो ये नहीं कहता कि मंगल ने मुझे गिरा दिया। वो कहता है मंगल ने मुझे छू दिया। और ये शब्द छू दिया एक बम की तरह फटता है। माँ के लिए बेटे का गिरना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी एक अछूत का उसे छू देना। सोचिए, जिस बच्चे को अपनी गोद में लेकर भूंगी ने महीनों तक अपना खून पिलाया, आज उसी के बेटे का स्पर्श जहर बन गया है। यही प्रेमचंद की लेखनी का शिखर है। हाँ, मालकिन मंगल को मार भी नहीं सकती क्योंकि उसे डर है कि छड़ी के जरिए वो छूत वो उस तक पहुंच जाएगी। तो वो दूर से ही गालियां देती है और उसे हमेशा के लिए वहां से भगा देती है। जिस रिश्ते की शुरुआत दूध से हुई थी, उसका अंत छूत के आरोप से होता है। मंगल अपना सब कुछ, वो मिट्टी का कसूरा, वो फटा हुआ टाट लेकर चला जाता है। लेकिन एक चीज है जो उसे वापस खींच लाती है। भूख। हाँ, भूख। प्रेमचंद लिखते हैं, बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पीकर और भी बलवान होती जाती है। और ये भूख उसे वापस उसी दरवाजे पर ले आती है जहां से उसे जलील करके भगाया गया था। वो अंधेरे में छिपा हुआ है, अपने बारे में नौकरों की बातें सुन रहा है कि अच्छा हुआ चला गया। सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। और तभी एक नौकर जूठन से भरी पत्तल फेंकने के लिए बाहर आता है। और वो जो कहता है, वो शायद पूरी कहानी का सबसे क्रूर पल है। वो मंगल को देखकर कहता है, अरे तू यहाँ था, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। और वो पत्तल ऊपर से मंगल के फैले हुए हाथों में डाल देता है, जैसे किसी जानवर को कुछ दिया जा रहा हो। और कहानी का अंत मंगल के शब्दों से होता है। वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुत्ते टॉमी का सर सहला रहा है और उससे बात कर रहा है। वो उन रोटियों को देखकर कहता है, देखा, पेट की आग ऐसी होती है,
ये लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। और फिर वो आखिरी लाइन कहता है जो कलेजा चीर देती है। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। तो अंत में दूध का दाम क्या तय हुआ? जिल्लत, अपमान और जूठन। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाया नहीं जा सकता, उसे समाज ने अपनी घृणा से चुका दिया। प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि जब तक समाज में जाति और वर्ग के आधार पर इंसानों की कीमत लगाई जाएगी, तब तक मानवीय रिश्तों का कोई मोल नहीं होगा। भूंगी का मां का रिश्ता, उसकी ममता, उसका त्याग, सब कुछ सामाजिक पाखंड के सामने हार गया। कीमत सिर्फ जरूरत की थी, इंसान की नहीं। प्रेमचंद ने ये कहानी लगभग 1 सदी पहले लिखी थी। आज के दौर में बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी हमारा समाज वर्ग, जाति या पृष्ठभूमि के आधार पर इंसानों की कीमत नहीं लगाता? हो सकता है छूत का रूप बदल गया हो, लेकिन क्या आज भी हम उन लोगों को अदृश्य नहीं कर देते जिनकी सेवाओं पर हमारी जिंदगी टिकी है? और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक नहीं देते? शायद उस कीमत को चुकाने का तरीका बदल गया हो, लेकिन क्या वो सौदा आज भी मौजूद नहीं है?